बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेपाल की सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा मखदूश हो चुकी है। वहाँ पे वज़ीर आज़म की अहलिया को, साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया को ज़िंदा जला दिया गया है, जबकि जो मौजूदा वज़ीर आज़म थे अब नहीं हैं, उन पर तशद्दुद किया गया, उनकी अहलिया पर भी तशद्दुद किया गया। कल वज़ीर ख़जाना के पीछे जिस तरह से लोग लगे थे उन पर तशद्दुद किया गया था। वो आगे आगे भाग रहे थे और भागते भागते उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी थी। इससे पहले उनको नंगा कर दिया गया था, उनका सिर्फ एक जांघिया बचा था, कच्चा बचा था। दरिया में भी लोगों ने उनको पकड़ा, तशद्दुद किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी बच गई थी। तो उसके दूसरे रोज़ जो सूरत हाल हुई है वो इंतहाई ज़्यादा मखदूश है। साबिक़ वज़ीर आज़म की अहलिया को ज़िंदा उनके घर में जला दिया गया, जबकि जो मौजूदा वज़ीर आज़म जब मौजूदा नहीं रहे वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, बल्कि ये भी खबरें थी कि वो मुल्क से भाग चुके हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल सामने आई है कि वो मुल्क में ही मौजूद थे। उनको और उनकी अहलिया को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनको दोनों को जिंदा छोड़ दिया गया। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस का इनकलाब याद आता है। वहाँ पे उनकी मलका की तरफ से कहा गया, मलका अंतोनियो उनका नाम था, उन्होंने कहा कि लोगों को अगर इसी तरह से वहाँ भी मुजाहरे हो रहे थे, भूखे लोग उनके महल के बाहर चले गए थे, उनकी तरफ से पूछा गया कि ये लोग नारेबाजी क्यों करें, मुजाहरे क्यों करें। उनको बताया गया कि ये भूखे हैं, इनको रोटी नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये फिर केक खा लें। उनको पता ही नहीं था कि गुर्बत क्या होती है। और फिर उस मलका को भी पकड़ा गया और फ्रांस में जो इनकलाब आया था उसमें लाखों लोगों को मार दिया गया और वहां पे फांसी का जो सिलसिला शुरू किया गया था उसमें लोग ज्यादा थे, फांसी के फंदे कम पड़ गए थे, इसलिए ग्लोटन मशीन वहां पे मुतारफ करवाई गई। उसके अंदर मुलजमों का सर रखा जाता है, या जिनको वो लोग इनकलाबी बगावत करने वाले मुजरम समझते थे उनका सर रखा जाता और उसको मशीन के जरिए कलम कर दिया जाता था। इसी तरह की सूरत हाल नेपाल में भी नजर आ रही है। कल की क्या सूरत हाल थी, आज की क्या सूरत हाल थी, आपके सामने खबर की सूरत में, मुकम्मल रिपोर्ट की सूरत में रख देते हैं। पहले आपके सामने रखते हैं एक रोज पहले की रिपोर्ट। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान सूरत हाल संगीन हो गई। दारुल हुकूमत काठमांडू में पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वजीर आजम हाउस और दीगर इमारतों को आग लगा दी गई। मुस्ताफी वजीर आजम KP शर्मा ओली के घर समेत कई वज़रा के घरों पर हमले किए गए। वजीर खजाना और दीगर पर तशद्दुद हुआ, जबकि वजीर तवानाई के घर की तिजोरी भी लूट ली गई। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पर धावा बोलकर पार्टी परचम फाड़ दिया गया और तशद्दुद मुजाहिरों के बाद तरी भवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद और फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। झड़पों में अब तक 21 अफराद हलाक और पुलिस एहलकारों समेत 250 से जायद जख्मी हुए हैं। वजीर आजम के इस्तीफे और सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी हटाने के बावजूद एहतजाज जारी है। मुजाहिरों के दबाव पर 3 वज़रा और वज़ीर आज़म ओली मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्क से फरार होते देखा गया। इम्कान है कि वो दुबई रवाना हुए हैं। फौज ने बाज़ वज़रा को भी घरों से निकालकर फौजी बैरकों में मुंतकिल किया। सदर रामचंद्र ने नए हुकूमती सरबराह के लिए इंतखाब के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। दूसरी जानब आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि अमन व अमान कायम रखना सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अब चलते हैं ताज़ा तरीन खबर की तरफ, जिसमें कहा गया है कि नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पाबंदियों के खिलाफ और तशद्दुद मुजाहिरों के दौरान सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। वज़ीर आज़म और वज़रा के घरों को आग लगा दी गई, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म झाला नाथ खन्नल के घर पर हमले में उनकी अहलिया जिंदा जल गईं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उनका इंतकाल आग के धुएं से दम घुटने के बायस हुआ है। मुजाहिरीन ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेर बहादुर दियोबा और उनकी अहलिया पर भी हमला किया। दोनों जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। शदीद हंगामों के दौरान मुल्क भर की जेलों से 13,500 कैदी फरार हो गए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक झड़पों में 3 पुलिस एहलकार भी हलाक हुए हैं। काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल समेत मुतअद्दिद जेलों से कैदियों के फरार के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई। पुलिस बेशतर इलाकों में पीछे हट गई है और सिर्फ हेडक्वार्टर तक महदूद है। सूरत हाल काबू से बाहर होने पर नेपाली फौज ने दारुल हुकूमत की सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया है और लाउड स्पीकरों के जरिए कर्फ्यू के निफाज का ऐलान किया गया है। फौजी सरबराह जनरल अशोक राज सकडेल ने मुजाहिरीन से अपील की है कि एहतजाज खत्म करके मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। तो
बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि फ़ौज की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है। ये हमारे खित्ते में होता रहा है कि मामलात को उछाला जाता है, लेकिन जब कंट्रोल करने की बारी आ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। हमारे यहाँ भी ऐसी बातें हो रही हैं कि वहाँ पे जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के हवाले से वो ट्रेलर है, और यहाँ भी ऐसी फिल्म चल सकती है। लोग वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इस तरह का इत्तेहाद यहाँ पे नज़र नहीं आता, जिस तरह से श्रीलंका में नज़र आया था, जिस तरह से बांग्लादेश में नज़र आया था, और जिस तरह से अवामी इत्तेहाद या बगावत की सूरत हाल नेपाल में नज़र आई है। लेकिन जब श्रीलंका में ये सारा कुछ हो रहा था, उससे एक लम्हे पहले तक उनकी हुक्मरानों की तरफ से ये नहीं सोचा गया था कि हमारे साथ इस तरह से हो सकता है। बांग्लादेश में हसीना वाजद सिर्फ 1 घंटा पहले तक अपनी हुक्मरानी में तुम तराक ला रही थी। किस तरह से उनके जारहान अज़ाइम थे, किस तरह से वो कह रही थी कि इसको तहस नहस करके रख दिया जाए, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद उनको सिर्फ 45 मिनट की मोहलत दी गई कि आप इस दौरान अगर निकल सकती हैं तो निकल जाए, नहीं तो फिर हम जिम्मेदार नहीं। ये फौज की तरफ से कहा गया था। कोई भी नहीं सोच रहा जो हुक्मरानी में होता है कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है। तो यहाँ भी यही सोच पाई जाती है कि हमारे साथ नहीं होगा। श्रीलंका में हो गया, बस हो गया, बांग्लादेश में हो गया, बस हो गया, नेपाल में हो गया, बस हो गया, हमारे साथ ऐसा नहीं। वो भी यही सोच रहे थे कि हमारे साथ ऐसा नहीं। और ये वही नेपाल है, यहाँ पे शाह बरिंदरा को उसके बेटे ने पूरे खानदान समेत चंद साल कबल कत्ल कर दिया था। आज की सूरत हाल इंतहाई ज्यादा मखदूश है। ये आपके सामने रिपोर्ट की सूरत में रखते हैं। चलते हैं दीगर 1-2 खबरों की तरफ। पाकिस्तान में आ जाते हैं नेपाल से वापस। पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आ सकता है, 100% आ सकता है, अगर इन हुक्मरानों को यह है कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं। वो भी यही सोच रहे थे कि ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है, बगावत इसी तरह से हो सकती है जिस तरह से नेपाल में हुई है, जिस तरह से श्रीलंका में हुई थी, और जिस तरह से बांग्लादेश में हुई थी, और इसी तरह से इंडोनेशिया में भी सूरत हाल मखदूश होती जा रही है। पाकिस्तान में कैसे इनकलाब आ सकता है, नेपाल में कैसे इनकलाब आया, यहाँ पे हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नेपाल में अवामी बगावत हुई है या फिर ये फौजी इनकलाब था। क्या बांग्लादेश में अवामी बगावत हुई थी या फौजी इनकलाब था। इसी तरह से श्रीलंका में क्या अवामी बगावत हुई थी या फिर फौजी इनकलाब था। ये चूंकि एक ही खिता है तो यहाँ पे सूरत हालात एक जैसे ही होते हैं। इन मुल्कों में, इन इलाकों में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी तहरीक एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ उठ खड़ी हो और फिर कामयाब भी हो जाए। जितनी भी तहरीकें चलती हैं उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट जरूर होती है। जैसा कि हमें पता है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को निकाला गया था तो उसके पीछे भी कियानी साहब थे, और जनरल कियानी साहब कहीं ना कहीं इन मामलों को मैनेज करने में मौजूद जरूर थे। इसी तरह से जिस तरह से नेपाल में अभी इनकलाब आया है उसके पीछे भी यकीनी तौर पर फौज है, इसलिए वो इनकलाब कामयाब हो गया। और बांग्लादेश में देखा गया कि किस तरह से फौज इससे पहले हसीना वाजद से मुल्क से फरार होने से पहले और उसके बाद कितना ज्यादा इन रही, कितनी ज्यादा इन्वॉल्व रही है। तो हमें पता है कि PNA की तहरीक किस तरह से कामयाब हुई थी, उसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी। आज भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है अगर वहां से देख लिया जाए कि ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, ये हुक्मरान कितने ज्यादा नाकाम हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आज ही कहा गया है कि पाक फौज के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा, उस पर किसी सूरत भी आंखें बंद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कटहरे में लाया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है। क्या शहबाज शरीफ साहब को खुड़क गई है कि हमारे यहाँ भी सूरत हाल इस तरह से हो सकती है जिस तरह से नेपाल में हुई है और जिस तरह से बांग्लादेश में हुई थी और श्रीलंका में हुई थी। बार बार हम 3-4 ममालिक का नाम लिए जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे सारा कुछ हुआ था, लेकिन उसके पीछे यकीनी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, और पाकिस्तान में भी उस वक्त ऐसा हो जाएगा जब यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट पीछे मौजूद होगी। गंडापुर को धमकी दी गई है कि तुम्हारे ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ये धमकी किसकी तरफ से दी गई है? उस बंदे की तरफ से दी गई है जिसको ना पार्टी में पूछता है ना अपने घर में पूछता है। ये अफनानुल्लाह साहब है, मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे। उनसे एक एंकर की तरफ से पूछा गया कि गंडापुर को कहा गया है कि अफगानिस्तान जाएं। उन्होंने कहा कि मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक किया गया है। इमरान खान की तरफ से गंडापुर को कहा गया था कि आप अफगानिस्तान जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर थाईलैंड और जापान जा सकती हैं तो आप भी
पाकिस्तान में अमन के लिए, आप अपने सूबे में अमन के लिए आप अफगानिस्तान जाएं, वहां की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। इस पर अली अमीन गन्नापुर की तरफ से कहा गया कि मेरा नाम ECL में शामिल है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इमरान खान का चूंकि मुझे हुक्म है मैं किसी भी तरह अफगानिस्तान चला जाऊंगा, तो अफनानुल्लाह साहब के सामने ये मामला रखा गया। अफनानुल्लाह की तरफ से कहा गया कि अगर अली अमीन गन्नापुर ऐसा करते हैं तो उन पर फिर 63A लग जाएगा और ये बगावत की दफा है, जिसको संगीन गद्दारी का जुर्म भी कहा जाता है। वैसे अली अमीन गन्नापुर इतने अहमक नहीं है कि घर से उठे भागे बगैर पासपोर्ट के अफगानिस्तान चले जाएं। अगली खबर है मुस्तफा नवाज खोखर की तरफ से कहा गया है कि हम व्हाइट पेपर शाया करने जा रहे हैं अदलिया के खिलाफ। गोया वो अदलिया के स्याह कारनामा को दुनिया के सामने सफेद करके रखना चाहते हैं, व्हाइट पेपर शाया करना चाहते हैं अदलिया के स्याह कारनामों पर। तो इनमें क्या क्या कारनामे सामने आ सकते हैं? एक तो ये हो जाएगा कि जिस तरह से ये तरमीम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई और अदलिया ने जिस तरह से इनका साथ दिया, हुक्मरानों का साथ दिया जो कि फॉर्म 47 पर इख्तिदार में आ चुके हैं, ये सारा कुछ इस व्हाइट पेपर में सामने आ जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान या उनके चीफ जज, आज के चीफ जज और साहब के चीफ जज क्या करते रहे, और आज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जैसे याह्या अफरीदी और उससे पहले काजी फाइसा क्या करते रहे, उन्होंने इस हुकूमत को किस तरह से मदद बाहम पहुंचाई। देखेंगे कि व्हाइट पेपर में और क्या कुछ होता है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। अब ये कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की तरफ से कहा गया है कि इसराइल से बदला लेंगे और इसके साथ साथ मज़म्मत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से मज़म्मत की गई है, सऊदी अरब की तरफ से, उर्दन की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से भी मज़म्मत की गई है, हत्ता के बरतानिया की तरफ से भी इस हमले की मज़म्मत की गई है। लेकिन अगर मज़म्मत नहीं की तो अमेरिका की तरफ से मज़म्मत नहीं की गई बल्कि उस पर अफसोस का इजहार किया गया है। तो असानी साहब की तरफ से कहा गया है कि हम बदला लेंगे। कब बदला लेंगे? बदला इस तरह से लिया जाता है जिस तरह से ईरान ने बदला लिया था, इसराइल ने हमला किया और फिर सूदो ज़िया का हिसाब किए बगैर ईरान की तरफ से भी हमला कर दिया गया। हमला किया जाता है, जवाब दिया जाता है जिस तरह से पाकिस्तान ने दिया था, एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा। एक तो 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर जिस तरह से भारत ने स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान ने जवाब दिया, 2 जहाज मार गिराए थे। और उसके बाद फिर हालिया महीनों 6 मई से 10 मई तक पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को जवाब दिया, उसको कहा जाता है कि फौरी तौर पर जवाब देना, तुर्की बतुर्की जवाब देना, तुरंत जवाब देना। तो कहा जाता है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। अगर कतर की तरफ से जिस तरह से उन्होंने $40 करोड़ का सदर ट्रंप को तोहफा दिया है, अगर ये पैसा उन्होंने अपने दिफा पर खर्च किया होता तो अब तक कब का कतर इसराइल को जवाब दे चुका होता। बाकी भी खबरें हैं, उनमें इमरान खान का ताज़ा तरीन ट्वीट भी शामिल है, उसको हम अगले व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।